अपनी बात रखने से पहले आज उपस्थित सभी जूम पर हमारे पदाधिकारीगण, हमारे प्रदेश संयोजक, सदस्य, उपासकगण, मैं सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय कहना चाहता हूं। और करुणा के सागर गौतम बुद्ध जी और दलितों शोषितों के मसीहा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी और हमारे समय पे जन्मे महापुरुष संत सभी को मेरा चरण वंदन है। सभी को मैं नमन करता हूं। और जैसा कि आज का विषय है, उस विषय पे माननीय मुख्य अतिथि आज के अध्यक्ष जी RBM के, उन्होंने बहुत कुछ अपनी बात रख दी है। मैं तो उस बात पे ज्यादा मैं कुछ ना कहते हुए जो दो शब्द मैं बोलना चाहता हूँ अपनी बात के लिए, वो मैं कोशिश करता हूँ। क्योंकि जैसे संगठन विस्तार के का जो आज विषय है, तो संगठन विस्तार से पहले हमें संगठन को बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा। क्योंकि संगठन एक खास उद्देश्य से, उसका एक मूल उद्देश्य है, उसके लिए संगठन का गठन होता है। जैसे हमारा पूरे भारतवर्ष को बौद्धमय बनाना है, हमारा एक मूल उद्देश्य है। और इसी की प्राप्ति के लिए, हेलो जी, कंटिन्यू रखें। इसी की प्राप्ति के लिए हम सभी लोग मिलकर अपने तन और मन और धन से सहयोग करते हैं, और तभी संगठन को मजबूती मिलती है। और संगठन विस्तार तभी संभव हो पाता है जब हम आपस में सहयोग की भावना और एक विचार हो, तभी ये सब चीज संभव है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को संगठन में जो विस्तार है, वो संगठन का विस्तार की जो मूल जो जड़ होती है, वो संगठन में जो लेवल होता है आपका प्रदेश का, राज्य का, मंडल का, उसकी जो मूल ताकत है संगठन की, वो कमेटियां होती है। संगठन की जितनी मजबूत कमेटी होगी, आपका संगठन उस लेवल पे जाएगा। अगर आपकी कमेटी नहीं मजबूत है, तो संगठन के विस्तार के लिए हमें सबसे पहले जो हमारी जो जरूरत है, हमें अपनी कमेटियों को मजबूत रखना होगा और उसमें मजबूत ही सदस्य को रखना होगा। क्योंकि संगठन विस्तार करते हैं तो उसमें काम का बंटवारा होता है। किसी को क्या काम दिए जाते हैं, किसी को धन इकट्ठा करना है, किसी को लोगों से ज्यादा बातचीत करनी है, तो ये सब कमेटियों का काम होता है। अनुशासन भी होता है, अनुशासन में रह के ही काम करना पड़ता है। और इसमें अधिकार और उत्तराधिकार, उत्तरादायित्व दोनों ही संगठन में बहुत कड़ी का काम करते हैं। क्योंकि अधिकार जो हमें ऊपर से मिले हुए हैं, हमें क्या उसके प्रति हम दायित्व अपना निर्वहन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। संगठन अगर विस्तार में अगर आप बात करेंगे, तो पद पे मैं किसी का स्पेशली किसी के लिए नहीं कहना चाह रहा हूँ, जो एक निकल के जो बात आती है, सारे जो जितने भी लोग वो करते हैं, तो संगठन में सबसे ज्यादा 90% लोग तो पद के लिए ही आते हैं। संगठन में 90% लोग पद के लिए आते हैं, और काम करने वाले लोग मात्र 10% होते हैं। और 10% लोगों में से 10% लोगों में से मात्र 3% ऐसे लोग होते हैं जो जितना काम दिया जाता है उससे अधिक करते हैं। 10 में से 7 लोग ऐसे होते हैं कि जितना काम दिया जाता है वो वही करते हैं। बाकी के 90% तो लोगों का यही देखा गया है कि केवल पद ही देखना है। अगर उनको एक बार पद से विमुक्त करके देखो, तो वो पता चलती है कि ये इसकी भावना संगठन के प्रति कितनी रही है। तो ये हमें भी समय समय पे देख लेना चाहिए। और जो कार्य दिया जा रहा है वह चुपचाप करना, यह भी गलत है। अगर आपके पास कुछ और अच्छा है, कुछ और करने के लिए अच्छा है, वो बताना जरूर चाहिए। क्योंकि संगठन का विस्तार अकेले किसी व्यक्ति से नहीं होता है। संगठन का विस्तार कर रहा है हम सभी लोगों के विचारों से ही बनेगा।
एक व्यक्ति अगर चाहे कि संगठन का विस्तार कर ले तो नहीं होता है। हम सब लोगों को मिलना है, हम सब लोगों को संगठन की विचारधारा को खुद काम करें, अपने विचारों के उसे आगे बताएं, बढ़ाने का कार्य करें। जैसे सबके सबके अपने अपने आइडिया होते हैं, विचार होता है, विचार रखें। नेतृत्व कौन ले सकता है वो भी संगठन को बताएं कि मैं ये काम करने में ज्यादा अच्छा हूं, मुझे ये काम सौंपा जाए, तो उसको भी ये काम देखना चाहिए। क्योंकि ये सब करने में मात्र 3-4% लोग हैं जो नेतृत्व भी खुद से लेते हैं, पैसा भी खुद का लगाते हैं, समय भी खुद बर्बाद करते हैं अपना। लेकिन ज्यादातर लोग केवल उनको पहले पद दो, उसके बाद में वो आगे कार्य करेंगे, और करेंगे नहीं करेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि संगठन का विस्तार की ये एक जो सच्चाई है जो मैं आपको सामने रख रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति सफल हुआ है, अगर संगठन की, अगर हम अपने राजवीएम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर हमें ये पता, अगर कोई व्यक्ति सफल हुआ है तो हमें उसके पद चिन्हों पर चलकर ही सफल होना है, ये हमें सोच रखनी चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए कि हमेशा ये माना जाता है कि सफल व्यक्ति के पद चिन्हों पर चल के भी हम सफलता पा सकते हैं। अब ये नहीं है कि बल्ब का आविष्कार हो गया, बिजली का आविष्कार हो गया, हम दोबारा वही बल्ब का आविष्कार करने में लगे हैं या बिजली का आविष्कार कर रहे हैं। व्यक्ति को संगठन में अपने विचार सबसे ज्यादा जो जरूरत है रखने ही चाहिए, क्योंकि विचार ही रखोगे संगठन में, उसके लिए ये मत सोचो आपकी बात कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, कोई मानेगा या नहीं मानेगा। कम से कम इतना रखोगे आपने अपने विचार रखिए। अगर आप कोई भी सुझाव नहीं देते हो तो माना जाता है, अगर आप संगठन के लिए अगर कोई सुझाव नहीं दोगे तो माना जाता है केवल आप पद पर बैठे हो, बस विचार नहीं दे रहे हो, पद पे बैठे हो। और सोचा जाए तो ऐसे पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं होता उस व्यक्ति को। तो इससे बढ़िया है कि आप अगर वो चीज नहीं अगर उस चीज को, पद को नहीं संभाल पा रहे हो, अपने संगठन को विस्तार नहीं दे पा रहे हो, तो आप स्वयं से अपना निर्णय बता दो, उसको थोपो मत के माननीय अध्यक्ष जी ने तो मुझे ये दिया है, ये करना है, ये करना है। किसी और को भी मौका दो, वो भी अपना 100% मौका देगा, हो सकता है आपसे ज्यादा काबिलियत हो। आप आप उसके सहयोग मार्गदर्शक के रूप में हो जाओ, उसके साथ अच्छे से काम करो, उसे बताते रहो कि ये चीज ऐसे है ऐसे। क्योंकि ये भी हमें अपने आप ही अपने अंतर्मन में ही सोचना होगा कि हम कितने संगठन के प्रति, उसके विस्तार के प्रति कितना काम कर रहे हैं, कितना लोगों को समझा पा रहे हैं, कितने लोगों से मिल पा रहे हैं। आजकल क्या देखने को मिल रहा है कि हमने जैसे किसी को, आजकल कोरोना काल चल रहा है, इतना सबको बहुत पीड़ादायक स्थिति से सारे लोग गुजर रहे हैं। हम ये मानते हैं कि ज्यादातर आज तक मतलब फिजिकली लोग नहीं मिल पाएंगे, तो कम से कम आपको और हमको प्रदेश अध्यक्ष हो या हमारे पार्टी के सॉरी संगठन के अध्यक्ष हैं, या जो भी जिस भी पद पे हो, आप अपने नीचे वाले पद पे बैठे व्यक्तियों से कम आप इतना पूछो कि वो स्वस्थ है, उनका परिवार स्वस्थ है। क्योंकि आप जब तक अपने अंतर मन से एक दूसरे से नहीं जोड़ेंगे, तब तक आप अपने संगठन का भी, जैसे परिवार में एक दूसरे से कनेक्टिविटी होती है, संगठन में भी वही कनेक्टिविटी होनी चाहिए। एक दूसरे को अपनी बात बतानी चाहिए, एक दूसरे को अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए उसके सुख दुख में। अभी इस समय इतना चल रहा है, अभी हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करनी चाहिए। किसी को आप ये देखो कि हमारे समाज का व्यक्ति हो, संगठन का व्यक्ति हो, कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो बेचारा किसी इतनी परेशानी में हो और हम मदद कर सकते हैं लेकिन कर भी नहीं रहे। कौन से जुड़े? क्योंकि आगे जब हम ये कोरोना पीरियड खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद में जब आप उनसे मिलोगे तो आप वो ये भी तो बात कह सकते हैं कि साहब आप उस समय कहाँ थे जब हम ऐसी स्थिति से गुजर रहे थे, आपने एक बार भी हमें फोन करके या हमें मैसेज करके ये भी नहीं पूछा। तो साथियों हमें ये बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इतनी विकट स्थिति में आपको यही काम करने का, अगर देखा जाए तो मौका भी यही है काम करने का एक दूसरे से। अब इस समय सब पे है, फोन पे वो टाइम दे सकता है, पहले काम में इतना बिजी था तो उसके पास टाइम नहीं होता था, लेकिन इस समय टाइम है। तो आप कोशिश करो कम से कम पूरे दिन भर में, अगर आप भी घर पे हो तो 50 लोगों से बात करने की कोशिश करो, 50 से नहीं 20 से करो। क्योंकि आप ये सोचोगे कि अपने नाते रिश्तेदार
को ज्यादा से ज्यादा बात करेंगे, हम उनको ज्यादा देखेंगे। अगर आप एक पद पर बैठे हुए व्यक्तियों को, तो आपका जो संगठन है, इस यही अभी परिवार है आपका, उनको भी देखो, पूरा उनका आपका दायित्व है देखने का। लेकिन इस संगठन में भी तो आपका परिवार है, इस पे भी तो ध्यान दो। तभी तो एक दूसरे से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, एक दूसरे से लोग जुड़ेंगे। एक उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एक क्लास में संगठन के ट्रेनर ने कुछ लोगों को संबोधित कर रहे थे, तो उससे उन्होंने कहा 1 मिनट का मैं आप सभी को लोगों को टाइम देता हूँ, और आप कम से कम 1 मिनट में कितने लोगों को गले मिल सकते हो, आप मिलके दिखाओ और हमें मुझे जरूर बताना कि कितने लोगों से मैं मिला हूँ। तो 1 मिनट के बाद जब लोगों ने जो टीचर ट्रेनर ने पूछा कि आप लोगों ने कितने लोगों से मिले, मुझे बताओ। कुछ लोगों ने कहा मैं सर 5 से मिल पाया हूँ गले, कोई कह रहा 10, कोई 15, कोई 22, कोई 25। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनमें से कहा कि सर हम नहीं मिल पाए। तो ट्रेनर ने पूछा कि भाई आप क्यों नहीं मिल पाए, कि हमसे कोई मिलने ही नहीं आया। तो ये भी सोचो कि कोई तुमसे मिलने आए या ना आए, कोई तुम्हें फोन करे या ना करे, लेकिन आप उसको मिलो या फोन के माध्यम से उससे उससे कनेक्टिविटी बढ़ाओ, उससे जो उसके उसके साथ सहयोग करो, तो ये ज्यादा मायने रखती है। क्योंकि एक समय जब आया था, जैसे माननीय काशीराम साहब से किसी ने कहा कि हमारे लोग बहुत टूट रहे हैं, लोग हमें छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि लोग जुड़ेंगे टूटेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। आज 100 लोग जुड़े, आज लोग 100 लोग गए हैं, तो कल 110 लोग आएंगे। लेकिन आप अपने विचारों पे और निरंतर प्रयास करते रहो, अपने मन को छोटा मत करो बिल्कुल भी। एक दिन पक्का सफलता मिलेगी। इन पे जो जा रहे हैं उस पे ध्यान मत दो, जो आने वाले लोग हैं उन पे अपना मन केंद्रित करो। कितनी जल्दी लोग आपसे जुड़ेंगे, उतने लोगों से संपर्क करो, लोगों से मिलने की कोशिश करो। और एक बात और है, जैसे कि जैसे हमारा आज की डेट में आरबीएम का व्हाट्सएप, जैसे जूम मीटिंग पे तो हम लोग मिलते ही हैं, लेकिन व्हाट्सएप क्या होता है कि चलो जूम पे टाइम नहीं है आप पे, हो सकता है अब तो कहना पॉसिबल नहीं है, टाइम नहीं है। लेकिन किसी समय कहते कि भाई इस समय पे मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है। लेकिन व्हाट्सएप पे ज्यादातर जो आरबीएम का जो ग्रुप बना हुआ है, आप उस पे अपने विचार रखने चाहिए, स्वयं के विचार, ना कि अम्बेडकर साहब ने ये बताया, माननीय काशीराम साहब ने ये बताया, उस महान विचारक ने ये बताया। आप अपने विचार स्वयं के रखने चाहिए ग्रुप पे। अगर आपको कुछ नहीं भी आ रहा है, अगर आपके मन में कोई विचार है कि ऐसा हो सकता है क्या, केवल वो विचार व्हाट्सएप पे, क्योंकि सारे लोग जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष जी है, माननीय अध्यक्ष जी है, राष्ट्रीय आपके राष्ट्रीय सहयोग हमारे आचार्य जी हैं, हमारे सारे पदाधिकारी जुड़े हुए हैं। हो सकता है कोई उसमें आपको अच्छा सुझाव दे दे, कोई अच्छी विचार आपको बता दे, और आपका वो जो परेशानी है वो सॉल्व हो जाए। तो ये आपका व्हाट्सएप का जो माध्यम है, आप उससे पॉजिटिवली रहो, और अपने आसपास के जितने भी प्रदेश संयोजक हैं, जे उनके जैसे आसपास के जितने भी राज्य होते हैं ना, तो आपस में हम ये मैं भी मानता हूँ, ये हमारी भी गलती है, हम कितने प्रदेश संयोजक को जानते हैं, या उनका फोन नंबर हमारे पास है, या हम उनसे कितना कनेक्टेड होते हैं कि भैया एमपी के लोग इतना बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं, तो कैसे कर पा रहे हैं। क्या हम आपस में एक दूसरे से भी पूछ सकते हैं इस वाली बात को, कि आप लोग वहां इतना अच्छा कर रहे हैं, कैसे करें, क्योंकि संगठन हमें भी अपने राज्य में विस्तार करना है, हमें ये दिक्कतें आती हैं, हमें ये परेशानी हो रही है, हम कैसे करें, कैसे कमेटियों का गठन करें। तो आपस में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, संयोजक हैं, उनसे एक दूसरे से पर्सनल व्हाट्सएप पे ये बात करनी चाहिए। एक जो जिसको अनुभव हो, उससे ये ज्यादा से ज्यादा संगठन पे विस्तार के लिए चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि इस महामारी में हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा हमें अपने जिला स्तर पे, अपने गांव के स्तर पे, हमारे अपने गली मोहल्ला के स्तर पे आप कितने लोगों का सहयोग कर रहे हो, ये थोड़ा सा आज की स्थिति में अगर आप करते हो, तो वो आपको याद रखेंगे कि आपने उस परेशानी की स्थिति में हमारे साथ कितना सहयोग करा।
तो हमें इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और लास्ट में अपनी बात खत्म करने से एक ही बात मैं कहूंगा कि 90% संगठन फेल इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके पास अच्छी टीम नहीं होती है। अगर अगर मेरा ये मानना है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी टीम अगर मजबूत होगी तो आपका संगठन हमेशा सफल जाएगा, उसे सफलता के स्तर पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तो हमें जो संगठन के विस्तार की जो मूल कड़ी है वो है टीम, और टीम पे हमें पूरा फोकस करना चाहिए। कैसे टीम बनानी है ये हमारे अध्यक्ष जी ने भी हमें अच्छी तरीके से समझाया है। हमारे और वक्तागण है आचार्य जी हमें समय समय पर बताते रहे, और ये बातों को हमें ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए और हमें इस पे चिंतन और मनन करना चाहिए। तो हम सभी लोग मिलकर आरबीएम को अपने मुकाम पर पहुंचाने में मदद कर पाएंगे। जो अपनी हमारे आरबीएम की मंजिल है हम उस तक जल्दी पहुंचेंगे, क्योंकि जैसे अध्यक्ष जी ने बताया कि 90, 95, 94 करीब लगभग आरएसएस को टाइम लगा है आज उस स्थिति पे पहुंचने के। तो टाइम लगता है, किसी भी संगठन को टाइम जरूर लगता है, किसी का भी उदाहरण देख लो, टाइम लगता है, लेकिन निरंतर लगे रहो, टाइम देंगे, बिल्कुल सही लोग मिलकर सहयोग करेंगे और अपने संगठन को और विस्तार करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी विचार को रखेंगे, तो एक दिन हम जरूर कामयाब होंगे। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद सर। बहुत बहुत साधुवाद। अभी आप प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी को सुनने के साथियों, संगठन में विस्तारपूर्वक चर्चा की और उन्हें बताया कि संगठन के साथ साथ भाव और भावना अति आवश्यक है। भावना से जुड़ना चाहिए तो संगठन में कार्य होता है। और संगठन साथियों टीम वर्क है, एक दूसरे की मदद करनी होगी। इसमें किसी भी प्रकार की मदद है, टेलीफोनिक सिस्टम के माध्यम से कैसे भी फिजिकली लोगों से मिलना पड़ता है। अब अगले वक्ता के रूप में उड़ीसा प्रदेश के संयोजक आदरणीय धम्मप्रिय प्रशांत जी, एमआर प्रशांत जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपना संबोधन रखें। आदरणीय एमआर प्रशांत जी, अगर मेरी बात सुनने हो। और तीसरे वक्ता के रूप में माननीय शिब्बू तालुकदार जी, प्रदेश संयोजक आसाम से तैयार है। अगर मेरी आवाज सुने हो तो आदरणीय धम्मप्रिय एमआर प्रशांत जी अपना संबोधन रखें। एमआर प्रशांत जी, मेरी कल सभी साथियों से बात हुई है, सारे प्रदेश के संयोजकों से जी। जय में सर, सुनाई दे रहा है सर? हेलो जी, सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। हाँ जी, कंटिन्यू करें प्रशांत जी। हाँ, सर्वप्रथम महाकावि तथागत गौतम जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। सिंबल ऑफ नॉलेज। आज नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा साथियों। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और कंटिन्यू रखें, आ रही है आपकी आवाज। देश में जन्मे समय पर सभी महापुरुषों को मेरी आवाज आ रही है बहुत जी। साथ में आज के जो वेबिनार है, जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से संगठन के विस्तार हेतु चर्चा जो है, तो इस कड़ी में हमारे आज जो उपस्थित है संस्थापक अध्यक्ष जी मान्यवर आदरणीय धर्म प्रकाश भारती बोध जी, और जो मुख्य वक्ता है राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष मान्यवर बादल सिंह बोध जी, और अध्यक्षता जो कर रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर के मान्यवर तुलसीदास लंगी जी, और इसके साथ साथ अभी जो महत्वपूर्ण बात बोले हमारे योगेश गौतम जी जो प्रदेश संयोजक है, और मान्यवर श्री तालुकदार जी आसाम के संयोग, मान्यवर राम प्रसाद बोध जी जो झारखंड के संयोग है, और मान्यवर डीपी चंद्रा जी जो हिमाचल प्रदेश के संयोग। सभी को मेरा सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। और जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, तो आज हम संगठन के बारे में विस्तारित तो चर्चा कर रहे हैं। तो इस घड़ी में हम जब कर रहे हैं, तो आज भारत में विध्वंसकारी ब्राह्मणवादी व्यवस्था की गंध
देश की और देश के नागरिकों के हक अधिकारों को पूरी तरह से विखंडित करने में तुली हुई है, जो कि देश को जातिवादी, गरीबी, लाचारी, बेरोजगारी, निजीकरण की गिरफ्त में लाकर पूंजीवादियों के अधीन करने का षड्यंत्र निरंतर कर रही है। ये हमारे बहुजन समाज अर्थात हमारे समाज की एक पीड़ादायी और विनाशकारी समय है। और जैसे हमारे राष्ट्रीय आचार्य जी बोलते थे, अब हम इस घड़ी में हैं कि यहाँ दो विचारधारा चल रही है, एक महामारी की विचारधारा और दूसरी जो है कि ये जो है महामारी के साथ साथ ये ब्राह्मणवादी विचारधारा। तो इसमें निपटने के लिए हमको स्थिति में देश के समाज का अस्तित्व और बहुमुखी विकास की रक्षा फूले अंबेडकर विचारधारा पर आधारित एक राष्ट्रव्यापी धम्म पर आधारित लोकतांत्रिक संगठन से मुमकिन हो सकता है। अतः इस विध्वंसकारी दौर में फूले साहू अंबेडकर विचारधारा पर आधारित एकमात्र लोकतांत्रिक राष्ट्रव्यापी संगठन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा महापुरुष उत्सव के सामाजिक क्रांति के आंदोलन के माध्यम से लगातार चुनौतियां दे रही है। तो इसलिए बहुजन समाज से विनम्र है इस आंदोलन में जुड़े। तो एक बात है कि संगठन को हम कैसे विस्तार करें। तो बाबा साहब 1936 में एक बात बोले थे कि समाज की मुक्ति से व्यक्ति का मुक्ति हो सकता है। व्यक्ति जो भी चाहे, अकेला व्यक्ति बदलाव की सोच सकता है, परंतु संगठन बदलाव को रूप दे सकता है। तो ये रूप देने के लिए तो जैसे एक तो है संगठन का जो इतिहास भी हम जानना चाहिए कि हम धम्म पर आधारित क्यों है। धम्म पर आधारित होने का मतलब है कि संगठन के इतिहास को जानने का हम प्रयास करें। दूसरी बात जो है संगठन की विचारधारा को समझने का प्रयास करें। तीसरी बात जो है संगठन के कार्यप्रणाली से परिचित होने का प्रयास करें। तो इससे हम सही तरह से सही मायने पर हम इसका उद्देश्य, इसका ध्येय, इसका लक्ष्य और इसका कार्यक्षेत्र को हम समझ सकते हैं। तो इस कड़ी में अगर देखें तो समाज का 3 क्राइसिस होता है। तो ये पहला क्राइसिस जो है आइडियोलॉजी क्राइसिस, संगठन का एक उद्देश्य होता है, विचारधारा की समस्या। तो दूसरी बात जो है कि जो लीडरशिप क्राइसिस, ये जो है यानी नेतृत्व की समस्या। और तीसरा जो है तो काउंटर रिवोल्यूशन क्राइसिस यानी प्रतिक्रांति की समस्या। तो समस्या है और समस्या से हम निपटने के लिए संगठन की जरूरत है। और संगठन समाज के एक एक इकाई से आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। जैसे पहला इकाई जो है कि एक समाज के लिए एक समूह होता है, ग्रुप होता है। हम समाज में जो पीड़ित है, विपरीत है, हम लोग गुट बनते हैं क्रांति करने के लिए। तो किस लिए हम क्रांति कर रहे हैं और धम्म पर आधारित क्यों है? तो इससे बाबा साहब जैसे बुद्ध और उनका धम्म में बोल चुके हैं, जो शक्तिशाली है उन पर पाबंदियां लगाने से ही निर्बलों को संरक्षण दिया जा सकता है। इसलिए हमको संगठन की आवश्यकता है। यही नैतिकता का मूल और आवश्यकता है। किसी एक दल की नैतिकता का उस दल तक सीमित रहती है और वो उनके स्वार्थ की रक्षा करने के लिए होती है। ऐसी नैतिकता समाज विरोधी है। यदि समाज में समाज विरोधी दल होंगे तो समाज असंगठित और बिखरा हुआ होगा। असंगठित और बिखरा हुआ समाज विनाशकारी होता है, क्योंकि उनमें भिन्न भिन्न आदर्श और मापदंड होते हैं। जब तक लोगों के जीवन के मापदंड समान ना हो और जब तक लोगों के जीवन आदर्श समान ना हो, तब तक समाज परस्पर मिलजुल कर रहने वाला समाज बन ही नहीं सकता। मानव को उचित और उनकी जनसंख्या के आधार पर अधिकार न देकर कोई एक समूह दूसरे पर प्रधानता रखता है तो इसका परिणाम अवश्य भावी परस्पर कलह होगा। कलह रोकने का एक ही उपाय है कि सभी के लिए नैतिकता के समान नियम हो, जिन्हें वो सभी पवित्र माने। व्यक्ति की उन्नति को संस्कार मिले, इसलिए नैतिकता पवित्र मानी जानी चाहिए और वो सर्वमान्य होनी चाहिए। जहां अस्तित्व का संघर्ष है अथवा जहां वर्ग विशेष का शासन है, वहां व्यक्ति का हित सुरक्षित नहीं है। दलबंदी में पक्षपात रहता है और न्याय की आशा नहीं रहती। दलबंदी से वर्ग जड़ीबूत हो जाते हैं। मालिक हमेशा मालिक बने रहते हैं, मजदूर हमेशा मजदूर बने रहते हैं। विशिष्ट अधिकारी हमेशा विशिष्ट अधिकारी ही रहते हैं और गुलाम हमेशा गुलाम ही रहते हैं। इसका अर्थ है कि कुछ लोगों के लिए तो स्वतंत्रता को
स्वतंत्रता हो सकती है किंतु सभी के लिए नहीं। इसका अर्थ हुआ कि चंद लोगों के लिए समानता हो सकती है किंतु अधिकांश के लिए नहीं हो सकती। इसका इलाज क्या है? एक ही इलाज है कि बंधु भाव को सर्वमान्य और प्रभावशाली बना जाए। बंधु भाव क्या है? आदमी हर आदमी के अपना भाई समझे, आदमियों में भाईचारा हो, यही नैतिकता है। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि धम्म ही नैतिकता है और जिस प्रकार धम्म पवित्र है उसी प्रकार नैतिकता भी पवित्र है। तो ये माने एक बात में यहाँ इसके इतिहास जो मैं समझा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो इतिहास में जैसे जैसे परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर 25 नवंबर 1949 के भाषण में ये बताए थे कि लोकतंत्र भारत के लिए नया नहीं है, बल्कि बुद्ध के समय से भिक्षु संघ में लोकतंत्र के सारे नियम लागू थे। लिच्छवी गणराज्य में भी लोकतंत्र लागू था। तथागत बुद्ध ने अजातशत्रु के महामंत्री को बताया था कि जब तक लिच्छवी में लोकतंत्र लागू है तब तक कोई उससे जीत नहीं सकता। जब ये लोकतंत्र प्रणाली का ह्रास हुआ है तब से ही सत्ता उनके दूर हुई है। तो इसका मतलब है, तो ये हमारे संघ का जो परिकल्पना जो है ये पहले से हमारे समण संस्कृति तथागत गौतम बुद्ध से ही शुरू हुआ है। और संगठन को आगे बढ़ाने के लिए हमें, अगर हम कनेक्ट नहीं रहेंगे तो हम कनेक्ट कभी हो नहीं सकते। हम हमेशा सोचते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमारे 3 दिवसीय जो कार्यक्रम था आगरा में, तो सर बता रहे थे हमारे महादेव धर्मप्रकाश भारती सर, जो कि हम किसी को बुरा ही, हम करेक्ट हैं, कोई ठीक आदमी समझे तो हम क्यों उनके पास जाएंगे। तो इसलिए पहले हमको उनसे संबंध रखना चाहिए, दृढ़ संबंध। तो इसलिए इसका 7 बातें जो है, पहले जो है हम मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, मानसिक तौर पर हमें तैयारी करना चाहिए। यानी हमको एक बहुत बड़ा युद्ध संगठन के जरिए करने का है। तो युद्ध में जीतने के लिए, और जैसे बाबा साहब बोलते थे कि जिनके पास नहीं, एक जो है मनुष्य बल होता है, सामर्थ्य होता है, उसका जीत हो सकता है। एक है मनुष्य बल, दूसरा जो है जो संपत्ति बल, और तीसरा जो है जो कि मानसिक बल। तो हम मानसिक तौर पर हम तैयार रहेंगे तब संगठन को आगे हम बढ़ा सकते हैं। तो पहला जो मानसिक स्तर हमारा ऊंचा होना चाहिए। हम दूसरे लोगों की तरह नहीं होना चाहिए, हम अपने महापुरुषों के विचार को पढ़ना चाहिए और उनके जो त्याग और बलिदान को समझकर ऐसे हमको प्रिपेयर होना है। तो दूसरी बात जो है, हम कनेक्टिविटी होना चाहिए, संबंध, लोगों से दृढ़ संबंध होना चाहिए। और तीसरा जो है तो फंड की बहुत जरूरत है। तो उससे पहले जैसे हमारे धर्मप्रकाश भारती सर बोले थे कि एक प्रचारक होना चाहिए जो जाकर लोगों से संपर्क रखे। तो पहला जो है कि धम्म प्रति आस्थावान होना चाहिए और समय का होना चाहिए। तीसरा, धम्मों को समझने का क्षमता होना चाहिए और धम्मों को समझाने का भी क्षमता होना चाहिए। 4 5 जो है तो वरिष्ठ पदाधिकारियों का भी सम्मान और सम्यक वाणी होना चाहिए 6 में, और धम्म के प्रति कुछ धन खर्च करने का भी क्षमता होना चाहिए। और 8वां में जो बोले थे कि आशावान होना चाहिए और लीडर या नेता का त्याग भावना होना चाहिए 9वां में, और अनुशासन या डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। तो इसी तरह तो ये माने कनेक्टिव होना चाहिए हमेशा, और फंड जरूरी है। तो फंड भी होता है। तो फंड के लिए हम क्या करें, अगर हमारे पास फंड पैसा नहीं है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए भी ऐसा है, तो ऐसे लोगों के साथ संपर्क रखें जो दांव खेलने के लिए तैयार रहें कि ये जो पवित्र मिशन जो है, ये अपना जो पवित्र, जो बेईमान लोगों से हमको लड़ने का है, जो हमारे समाज को गुलामी वो करना चाहते हैं, तो ऐसे तो इन लोगों से दांव खेलने के लिए वो जो तैयार हैं, ऐसे लोग साथ दे सकते हैं। और संगठन तो उन लोग वो आप पर ये भी कर सकते हैं कि जिनके पास जो भी होता है धन पर तैयार रहते हैं। तो इसलिए जुनून होना चाहिए। बाबा साहब के पास नहीं, जब पैसा भी नहीं था, ये माननीय काशीराम साहब, लेकिन उन्होंने ठान लिए तो मैं लोगों से जैसे भी ये मैं संगठित करके ही छोड़ूंगा। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक जो डीएस4 बनाए, 82 में जो डीएस4 बनाए, तो दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, मतलब है तो संगठन जो है में शक्ति होती है और संघर्ष से ही शक्ति पैदा होती है।
तो इसलिए विचारधारा भी जानना, कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। तो बात यही होता है कि हमारे लोग समझते, हम कैसे थे 90 यानी 93% है, और हम लोग आज तक भी माने ये जुड़ नहीं पा रहे हैं। मतलब हम लोग बहुसंख्यक हैं, लेकिन हमारे विचारधारा को मानने वाले लोग जो है वो हमारे 97% लोग नहीं है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है हमारे प्रचारकों के लिए। नहीं, जैसे कि आदमी तो हमेशा समाज का है, लेकिन उसकी विचारधारा हमारे महापुरुषों की नहीं है। जिसके अंदर हमारी विचारधारा नहीं है तो फिर उसकी क्रिया भी हमारे अनुरूप नहीं होगा। इसलिए आपको कोई गोली बंदूक नहीं चलानी है, सिर्फ उसकी विचारों में परिवर्तन करना है। अगर विचार में परिवर्तन होगा तो आचरण में परिवर्तन होगा, आचरण में परिवर्तन से सामाजिक परिवर्तन होगा, और सामाजिक परिवर्तन से राजनीतिक परिवर्तन होगा, और राजनीतिक परिवर्तन से आर्थिक परिवर्तन होगा, तथा आर्थिक परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन होगा। एक समरसती व्यवस्था हम ला सकते हैं। तो ये सारे परिवर्तन के लिए हमें पहले विचार परिवर्तन करना होगा। तो हमारा लक्ष्य है व्यवस्था परिवर्तन। तो व्यवस्था परिवर्तन हम कैसे करना चाहते हैं? परिवर्तन के लिए बहुत सारे संगठन, शक्तियां काम कर रही हैं, लेकिन इन शक्तियों को हिंसा में विश्वास है। लेकिन अब धम्म के प्रति रूट को हम जब नहीं पकड़ेंगे तो हम फ्रूट को तक जा नहीं सकते। तो आज ये कमी था हमारा, आज हम समझ चुके थे। एक बात मैंने हमारे उड़ीसा में जब माननीय कांशीराम साहब आए थे तो 1994 में एक बात बोले थे कि तुम नेता के पीछे मत भागो, लोगों के पीछे भागो। यानी आज भी हमारे लोग हमारे महापुरुषों को जानते नहीं है, आज भी हमारे लोग विचारधारा को जानते नहीं है, सही क्या है गलत क्या है। जैसे कि असत्य को बार बार प्रचार करने से कालांतर में सत्य हो जाता है। तो इसलिए हमारा संगठन का लक्ष्य ये होना चाहिए कि ये हमारे महापुरुषों के विचारों के माध्यम से इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करना तथा उनमें आपसी भाईचारे की सोच विकसित करना है। बाबा साहब द्वारा देश को समर्पित किए गए विश्व के सर्वोत्तम भारतीय संविधान की सुरक्षा, उसके मूल रूप में लागू कराना तथा देश में बहुजन समाज के लोगों में से शैक्षिक, सामाजिक वो वैचारिक तौर से मजबूत लीडर पैदा करना है। तो इसी तरह कि हम लोग के ये जो फिजिकली हम नहीं जाएंगे, हम फोन में कनेक्ट करेंगे, फोन में करते रहेंगे। लोग जब तक हमको फिजिकली जब देखेंगे नहीं तो कभी वो हमें ये यकीन होते, हम नाम सुनेंगे लेकिन जब मिलेंगे, एक आपस में एक परिवार मिलेंगे, एक बहुत हमारे बहुत परिवार मिलेंगे, तब एक भाईचारा पैदा होगा। तो ये संगठन का कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष हो चुका है। संगठन एक साथ पूरे देश में कार्य कर रहा है, साथ ही लगातार बहुजन समाज के लोगों को जोड़कर हर जिले में टीम बनाकर इस कार्य के गति देने का काम भी कर रहा है। तो इसलिए तो एक शब्द छल के जरिए भी हमारे लोगों को गुलाम किया जाता है। शब्द छल, जैसे आरएसएस जो है, हमारे जो पंगा जो है संगत और पंगत, यानी हम अपने लोगों से संगत और पंगत दुश्मन से लेंगे। जैसे गुरु नानक साहब बोले थे संगत और पंगत। तो ये जब पंगत लेने के लिए राष्ट्रीय यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो है उनके पास राष्ट्रीयता है ना भारतीयता है। तो विकास जो होता है, विकास करने के लिए एक समुदाय से एक समिति होता है। जैसे एक यानी हम लोग ये जो ग्रुप है, दल से भी समुदाय, हम समुदाय जाते हैं, समुदाय से भी संगठन के लिए क्या होता है, उसके बाद समुदाय के लिए एक संस्था बनती है और संस्था जो नियम कानून बनाती है तब ये संस्था होती है, और नियम कानून जो बनाने के बाद समिति होता है। तो जब समिति जब बनता है, समिति बनने के बाद फिर संगठन होता है, एसोसिएशन। समिति का मतलब जो एसोसिएशन और संगठन का मतलब जो है यानी ऑर्गेनाइजेशन। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए तो हमको ये जो है संगठन के बारे में जानना। संगठन तो ये उस व्यक्तियों का जो इस विचारधारा को मानने वाले का समूह है। संगठन व्यक्तियों का समूह है जो निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर काम करते हैं। बिना व्यक्तियों के समूह संगठन का कोई अर्थ नहीं है। इस समूह का एक नेता होता है जो इसकी क्रियाओं को और उद्देश्यों को दिशा में निर्देशित करता है। तो इसी तरह ये संगठन आगे बढ़ता जाता है। तो विचारधारा के बाद और एक चीज है पर्सनालिटी, यानी एक व्यक्तित्व, यानी हमारे स्पष्ट विचार रहना चाहिए जो हमें हमारे लोगों को हम बोल सके। तो जो बोलिए
स्पष्ट बोलिए और मिठाई बोलिए। तो ये जो होने से पर्सनालिटी का जब सरल यानी हमारे स्पष्ट विचार और सरल व्यक्तित्व, ये भी एक गुण है। तो इसमें हम लोगों के पास जाकर हम मिल सकते हैं। और इस साथ में क्या होता है कुछ लोगों का जो हम तो बाहर में बोल देते हैं कुछ, लेकिन हमारे परिवार में भी कुछ यानी मानने वाले नहीं होते हैं। तो सबसे पहले जो परिवर्तन जो होता है, हम एक संगठन को चलाने के लिए हमारे जो परिवर्तन अपने मस्तिष्क में पहले होना चाहिए, उसके बाद हमारे परिवार में और गली मोहल्ले में तब जाकर हम कर सकते हैं। और इसके लिए परिवार का सहयोग या सपोर्ट बहुत जरूरी। हम उनको पहले धम्म के यानी जो ये वंदना कराए, उनको सिखाए, तब अपना परिवार तैयार हो जाता है और तब हम अपने मुद्दे पर आ सकते हैं। सातवां, तो मुद्दे पर हम जाकर हमारे ये संगठन को हम मजबूत कर सकते हैं। तो इसी तरह दो आगे बढ़ाने के लिए संगठन की कार्यप्रणाली से हम भी परिचित रहें और बदल सके। तो इसके साथ साथ जो यानी हमारे क्षेत्र की जनता से भी अच्छे संपर्क रखें और समय का सदुपयोग करें। ऐसे करके संगठन आगे हम बढ़ाएंगे। और हमारे ये नहीं होना चाहिए कि हम एक क्षेत्र के जो प्रांतीय जो है, जैसे बाबा साहब ने बोले थे कि हम वैभवशाली नाग जाति से संपर्क रखते हैं जो कि पूरे एशिया में राज करते हैं। तो समुदाय में क्या होता है, एक सामान्य कोई सदस्य होता है, लेकिन जब समिति संगठन में ये ऐच्छिक होता है, हम तैयार होकर आते हैं। दुनिया में 3 किस्म के लोग होते हैं। तो एक किस्म जो समय का भी ध्यान रखें आप। हाँ, तो 3 किस्म होते हैं। तो इसलिए एक किस्म का आदमी जो है यानी उनको लाख समझाए लेकिन वो समझते नहीं है। यानी दूसरा जो है तो जो अनुभवी होते हैं यानी विचारपूर्ण और विचारवान व्यक्ति। तो इसी तरह हम लोग को यानी पूरा जुनून के साथ काम करना चाहिए और पूरी मेहनत से काम करना चाहिए और जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। तो बस तो इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद। अभी आप उड़ीसा प्रदेश के प्रशांत जी को साथियों सुन रहे थे। विस्तारपूर्वक चर्चा की है, लेकिन मैं पुनः एक बार निवेदन करता हूँ, संगठन पर विशेष तौर पर चर्चा करनी है। संगठन कैसे बनाना है, इस समय पर संगठन कैसे तैयार, जैसे कि माननीय धर्म प्रकाश जी भारती जी ने बताया था आपको, मित्रों द्वारा, रिश्तेदारों द्वारा और मित्रों के मित्रों द्वारा और रिश्तेदारों के रिश्तेदारों द्वारा आप फोन, टेलीफोन नंबर, नाम, पता उनका कलेक्ट करें और संगठन पर विशेष जोर दें, क्योंकि ऐसा ये समय हमारे पास है बहुमूल्य कि इसमें हम संगठन तैयार साथियों कर सकते हैं। अगले वक्ता के रूप में शिबू तालुकदार जी प्रदेश संयोजक आसाम प्रदेश से हैं। अगर मेरी आवाज सुने तो अपने आप को अनम्यूट करें और अपना संबोधन व्यक्त करें। आदरणीय शिबू तालुकदार साहब। और चौथे वक्ता के रूप में राम प्रसाद बौद्ध जी प्रदेश संयोजक झारखंड तैयार रहे। आदरणीय शिबू तालुकदार जी मेरी आवाज सुनने हो तो कृपया अपना संबोधन व्यक्त करें। और साथियों खास तौर से नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए बात व्यवधान आ रहा है। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धायो। नमो बुद्धाय। मेरी आवाज आ रही है जी? यस। आदरणीय आज के सभा के अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती जी, आप क्या बोलिए साहब। और हाजी बोलिए, कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। और बादल सिंह बौद्ध जी और जितना जुड़े हुए हैं अन्य राज्यों के, हमारे राज्यों के संयोजक है जो जुड़े हुए, मैं सबको अपना नमन देता हूं। आज के खास विषय ये है कि संगठन और संगठन के मजबूती। संगठन जो है, संगठन का अर्थ होता है ये आंदोलन। आंदोलन सामाजिक आंदोलन हो, धर्मीय आंदोलन हो या सजागता आंदोलन हो या तो उन्नति का आंदोलन हो। अभी हम जो खड़े हैं, हमारे जो ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो खड़े हुए हैं, हम सजागता, धर्मीय और उन्नति का इसका ये मार्ग पर चलने के लिए इस संगठन का जन्म हुआ है। मैं ये चाहता हूं
कि ये संगठन और भी आगे बढ़े। हमारे ये कोशिश है इस नॉर्थ ईस्ट में, मैं जितना हो सके, मुझसे जितना पॉसिबल है, मैं इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। मैं 1971 से इस कोई ना कोई संगठन में मैं जड़ा हुआ हूँ। फिलहाल मैं असम के हमारे समुदाय के जो बरुआ समुदाय है, हम बरुआ समुदाय के होते हैं, बरुआ बुद्धिस्ट सोसाइटी का मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ असम के, और असम बुद्ध महासभा का मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूँगा, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये संगठन में जुड़ा हुआ हूँ। संगठन में थोड़ा काम करने के लिए मेरा इच्छा है, और मैं और भी कोशिश करूंगा हमारे आसपास में जो नॉर्थ ईस्ट के जो सिस्टर्स है सबका साथ मैं सहयोग करूं। 2-4 को तो मैं करके रखा हूं, जैसे कि मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, और मणिपुर में तो हो नहीं पाएगा क्योंकि मणिपुर में हो नहीं पाया क्योंकि मेरा ऐसा कोई लिंक है नहीं। मैं फिर भी कोशिश में जारी हूँ। दूसरा ये है आपका मिजोरम पे मैं एक सिर्फ बात किया था, लेकिन मिजोरम में हम लोगों का समुदाय के आदमी बहुत कम है, इसलिए वो हो नहीं पा रहा है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो चकमा जो कम्युनिटी है मिजोरम पे, चकमा कम्युनिटी के साथ मैं जोड़ के इसका एक कमिटी बनाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। मैं संगठन के लिए ये बोलना चाहूंगा कि ये आंदोलन जो है, ये आंदोलन हम लोगों को जारी रखना पड़ेगा, ताकि ये एक दिन, आज नहीं तो कल एक दिन, ये संगठन जो है ऐसा एक परिस्थिति में, ऐसा एक स्थान पे चला है कि ताकि हम अपने धर्मीय लोग जो है, जो जुड़े हुए हैं, जो सोए हुए हैं, सबको हम लोग इकट्ठा करके काम करने के लिए ये सबका एक साथ जुड़ने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। मैं इतना ही बोल के आज का सभा में सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ। आज मैं बौद्ध मंदिर पे बैठा हुआ हूँ। हम लोग ये बौद्ध मंदिर तिनसुकिया का बौद्ध मंदिर है, मैं इसका प्रेसिडेंट हूँ। मैं बौद्ध मंदिर से ही आज का सभा में अटेंड किया हूँ। तो मैं इतना करके आज का मेरा विचार मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय। जी चंद्र साहब आगे रखिए। बहुत बहुत साधुवाद मानो साहब। जी आवाज आ रही है साहब? जी अब मैं अगले वक्ता के रूप में, साथियों नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से काफी व्यवधान हो रहा है, अगले वक्ता के रूप में आदरणीय रामप्रसाद बौद्ध जी प्रदेश संयोजक झारखंड से हैं, वो अगर अपना संबोधन व्यक्त करें, आदरणीय रामप्रसाद बौद्ध जी। और अगले मुझे नाम नहीं दिख रहा है, अगर कहीं नाम हो तो आप उन्हें देख दें, मुझे उनका नाम नहीं दिख रहा। रामप्रसाद बौद्ध जी से मेरी बात हो गई थी, उनका नाम मुझे नहीं दिख रहा। प्रदेश मैं देख रहा हूँ, कहीं नहीं दिख रहा। अगले वक्ता तैयार रहें, डीपी चंद्रा जी प्रदेश संयोजक हिमाचल प्रदेश। अगर उन अनुपस्थित हैं तो फिर राजकुमार विद्यार्थी जी तैयार रहें। विद्यार्थी जी भी मुझे नहीं दिख रहा। हेलो, रामप्रसाद बौद्ध जी झारखंड। रामप्रसाद जी भाई साहब। रामप्रसाद जी जुड़े हैं लेकिन उनका नाम नहीं है, मैं उन्हें जानता नहीं, मैं उन्हें देख रहा हूँ स्क्रीन पर। हाँ, रामप्रसाद बौद्ध जी झारखंड मध्य प्रदेश जुड़े हैं, लेकिन उन्होंने अपना रीनेम नहीं किया, मैं देख। तो अगले वक्ता के रूप में राजकुमार विद्यार्थी साहब हिमाचल प्रदेश से, वो डीपी चंद्रा की अनुपस्थिति में अपना संबोधन करेंगे।
राजकुमार विद्यार्थी साहब हिमाचल प्रदेश से। राम प्रसाद साहब अपने माइक को अनम्यूट करिए। आपका एंड्रॉइड ब्लू DR दिख रहा है जी। जी अनम्यूट हो जी गया है, सर। आप अपनी बात करें। जी जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। जी, तो आवाज आ रही है, बोलिए आप। सबसे पहले मैं सभी साथी को नमो बुधाय, जय भीम। सर आज का जो विषय है, आ रही है सर, आवाज आ रही है? जी आ रही है। आ रही, बोलिए, आप बोलिए। जी, आज का जो विषय है संगठन विस्तार हेतु चर्चा। तो इस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महोदय ने काफी हद तक सभी बातों को, संगठन कैसे विस्तार करना है उस पर उन्होंने रख चुके हैं। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा अपना विचार भी मैं रखना चाहता हूं कि संगठन को कैसे विस्तार किया जाए। तो संगठन को विस्तार करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा सदस्य को जोड़ना होगा, सदस्य को बनाना होगा, और सदस्य बनाने के साथ साथ अपने जो फुले अम्बेडकरी विचार हैं उन विचार को उन साथियों के तक हमको पहुंचाना होगा। और इसके लिए हमें एक टीम भावना से टीम बनाकर काम करनी होगी। जो मैंने इस काम को करीब करीब पिछले 4 वर्षों से करता आ रहा हूं, और मैं अभी हाल में करीब करीब ये जो आगरा में अधिवेशन हुआ उसके कुछ ही महीने पहले मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से जुड़ा हूं। लेकिन उसके बाद मैं लगातार अपने क्षेत्र में, अपने जिले में, गांव में संगठन, हम लोग का एक टीम है, और इस टीम के माध्यम से हम लोगों ने गांव में जा कर, और जहां जिस जगह गांव में, क्योंकि हमारा जो झारखंड का क्षेत्र है रूरल क्षेत्र है, तो वैसे ऐसे बहुत से ऐसे जगह हैं जहां हमारे महापुरुषों का विचार नहीं पहुंचा है। वहां हम लोगों ने उनके विचार को जाकर गांव-गांव तक, प्रत्येक लोगों तक पहुंचाने का हम लोग काम कर रहे हैं। और बात रही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जैसा कि बताया कि आपको अपने दोस्त मित्र, अपने नाते रिश्तेदार, जितने हमारे मोबाइल फोन पर लोग जुड़े हैं, मैं सबको इस संस्था से, जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सुझाव है, मैं आज से ही शुरू करता हूं। और मैं जितना जल्द हो सके सभी लोगों का एक सूची तैयार कर मैं केंद्रीय कार्यालय को जल्द ही उपलब्ध करा दूंगा। और ये जो अपने महापुरुषों का विचार है, जैसा कि अध्यक्ष जी का कहना है कि कोरोना काल में हम फिजिकली कहीं जा नहीं सकते हैं, कुछ काम कर नहीं सकते हैं, तो मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का हम लोग ने जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और इसी में कोरोना काल में भी कहीं कहीं कुछ कार्यक्रम जो होते हैं तो अपने को बचाते हुए भी हम लोग अटेंड करने का, वहां जाने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा पहले से ये कोरोना काल में वो थोड़ा रफ्तार धीमा जरूर पड़ गया है, क्योंकि पहले हम लोगों का रूटीन था कि प्रत्येक संडे को कहीं न कहीं किसी न किसी गांव में जाके हम लोगों को अपना प्रोग्राम देना था, महापुरुषों को के विचारों को बताना था। लेकिन ये कोरोना के वजह से उसमें कुछ शिथिलता आ गई है, वो धीमा पड़ गया है। हम लोग थोड़ा सभा सोसाइटी से भी बचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग ज्यादा से ज्यादा
लोगों से संपर्क बना रहे हैं और इस संस्था से जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं इस पर ज्यादा कुछ ना कहते हुए, चूंकि संगठन को कैसे आगे बढ़ाना है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी ने अपना विचार रख दिया है, तो हमको काम इसी पे करना है कि जिस तरह से हमारा जो विरोधी है, जो मनवाद है, जो अपना जाल फैला रहा है हमारे लोगों के बीच, मतलब कहने का मतलब है कि उनका जो संगठन है करीब 90 साल लगे, 90 साल में अंधा लंगड़ा उल्टा कोढ़ी वकील डॉक्टर सभी तक उन लोगों ने अपने संगठन को पहुंचा दिया है। तो हमको भी वही करना होगा कि जितने भी समाज के जो जैसे भी लोग हों उन सबों के समक्ष अपने महापुरुषों को विचार को हमको पहुंचाना है। हमको यही लक्ष्य लेके चलना होगा कि हमारे जो एसी एसटी ओबीसी के जो लोग हैं तमाम लोगों के पास हमारे महापुरुषों का विचार पहुंचे और तभी जाके जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो उद्देश्य है उसको पूरा किया जा सकता है। तो मैं और ज्यादा कुछ ना कहते हुए अपने विचार को मैं यही विराम देता हूं, ये कहते हुए कि मैं टीम भावना से और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है, उसको मैं पूरा करूंगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब। मैं चंद्रा साहब से अनुरोध करता हूं कि आगे की गतिविधि बढ़ाओ। चंद्रा साहब आपके माइक पर नहीं। बहुत बहुत साधुवाद, साधुवाद आदरणीय राम प्रसाद बौद्ध जी को भी आप सुन रहे थे। अब अगले वक्ता के रूप में मैं हिमाचल प्रदेश के संयोजक आदरणीय तो अनुपस्थित हैं तो राजकुमार विद्यार्थी जी अपना संबोधन करें। जय भीम। ऑन कर लें सर वीडियो ऑन कर लें राजकुमार साहब। अच्छा जी। स्वागत है आपका। आपकी आवाज नहीं आ रही विद्यार्थी जी? अभी आ रही है? हेलो। हाँ जी आवाज आ रही, बोलिए आप। जी अच्छा जी। सभी मूल निवासी महापुरुषों को वंदन करते हुए आज के इस कोरोना काल में सबसे पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं कि बहुत सी बातें जो हम कहना चाहते थे वो उन्होंने पहले ही कह दी और बहुत अच्छे ढंग से कही, बड़े सादे ढंग से कही। जैसे उन्होंने बताया कि हमें किसी का क्रिटिसाइज नहीं करना है, कोई किसी देवी देवता को मान रहा है या किसी गुरु को मान रहा है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी बात, क्योंकि हमारे जो वाइब्रेशन होते हैं किसी के प्रति हम शुभ चिंतक हैं तो वो उसको ऑटोमेटिक कैच करते हैं। कैच करने से क्या होता है कि अगर मान लो वो किसी दूसरी जगह भी है तो उसको हमारी बात अच्छी लगेगी, वो एक स्टेज आने पर वो हमारे साथ जुड़ जाएगा। हमने ये पॉलिटिकल तौर पर भी देखा, जो लोग दूसरी पार्टी में जुड़े हैं हमने उनसे बड़ी आदर से ये कहा कि भाई आप SC ST OBC के ही विंग के मोर्चे में क्यों दाखिल होते हो, क्यों लेते हैं उसमें, आपको जनरल में क्यों नहीं लेते। तो उनको वो बात प्यार से बोली, तो उन्होंने जाके वो बात जो थी वो वहां पर अपनी पार्टी में लगाई, तो उनको फिर वहां एहसास हुआ कि वाकई हमारी वहां पर वैल्यू नहीं है इतनी। तो यही मैंने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से सीखा कि हमें किसी को क्रिटिसिज्म नहीं करना है, बल्कि उसको अच्छा उसके साथ बर्ताव जो है, अपना जो वार्तालाप है, अच्छे वाइब्रेशन रखने उसके प्रति। क्योंकि गौतम बुद्ध का तो हमने पढ़ा है उसमें कि वो जब जाते थे जंगल में, जब भिक्षु जाते थे तो वो बोलते थे कि मैत्री भाव जागृत करो।
मैत्री भाव जागृत करो तो सांप वगैरह या दूसरे जानवर जो भी हैं वो भी आपके प्रति मैत्री भाव में आ जाएंगे, वो आपको हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो संगठन विस्तार करना है, इसमें मैं समझता हूं कि पहले जो हमारी निजी दिनचर्या होती है, जैसे मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को जब देखता हूं अपने इस पे मोबाइल पे, तो मैं देखता हूं कि इनका चेहरा बोलता है कि ये बहुत हद तक बिजी रहते हैं, और आदमी का जो चेहरा होता है वो बहुत सेवा करता है, बहुत सेवा करता है। जैसे हम बाबा साहब का फोटो देखते हैं तो हमें लगता है कि ये महापुरुष कोई बहुत बड़ी हस्ती है, तो देखने से भी कई बार आदमी को प्रेरणा मिलती है। तो दूसरी बात, इस ब्रह्मांड में हम जो कुछ देते हैं वो हमें वापस आता है, ये यूनिवर्सल लॉ है। यहाँ पर कोई भी चीज काम नहीं करती। हम बोलेंगे कि कहीं कास्टिज्म हो रहा है या रिलीजनिज्म हो रहा है, वो चीज काम नहीं करती। एक्चुअली हम लोगों ने अभी तक ध्यान ही नहीं दिया अभी तक उतना किसी भी मिशन में। जैसे हमारे कुछ लोग लगे हुए हैं अभी, वो पूरा दे रहे हैं। बाबा साहब ने ध्यान दिया तो आज हम यहाँ तक पहुंचे, कांशीराम साहब ने ध्यान दिया तो हम यहाँ तक पहुंचे। अब हमारे और जो जितने भी संगठन लगे हुए हैं वो कर रहे हैं। जिस दिन हम इस ब्रह्मांड में अपनी जो दिनचर्या है सुनिश्चित कर लेंगे कि हमने ये करना है, तो उसका इफेक्ट हमारे लिए भी अच्छा होगा और हमारे समाज के लिए भी अच्छा होगा। तो आज की डेट में मैं यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब। चंद्रा साहब, माननीय संचालक जी चंद्रा साहब। चंद्रा साहब आगे की गतिविधि करें।